हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्त एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ गांधी जी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन आधारित बहुत सारे प्रश्न जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे बेस्ट रहेगा। एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों। संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह है ना, 5 से लेकर के 12वीं तक के आपको मिलेंगे और इसमें है ना। लेकिन आज का जो पहला टॉपिक है गांधी जी से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अच्छा लगे तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण उनके जीवन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित जो भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा जीवन में, और एग्ज़ाम में हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे एक बार नहीं 10 बार आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि दिमाग में आपके ब्रेन में आपके जा कर के चिप जैसा सट जाए, यानी चिपक जाए, है ना। तो शुरुआत करते हैं गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन। इनका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, इनका नाम जो था है ना, महात्मा गांधी का जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा। कौन जो नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था है ना करमचंद गांधी। देखिए करमचंद यहाँ जुड़ गया, यानी मोहनदास इनका नाम था, करमचंद इनके पिता का नाम जुड़ गया। ठीक है, माता का नाम इनका पुतलीबाई था और जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, है ना। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था, जो नाथूराम गोडसे ने इनको मारा था। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके बारे में विशेष तरीके से, है ना। बने रहना चैनल पर, लास्ट तक के देखना। ठीक है, जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, पोरबंदर गुजरात में हुआ था और विवाह हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी से। इनका जो विवाह हुआ था ना 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। पुत्र था इनका छात्र हरिलाल, मणिलाल और देवदास और रामदास। देखिए दास दो को तरह और 2 गो लाल है ना, 2 गो दास और 2 गो। अब आगे आते हैं दोस्तों, इनका जो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। इनका राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मे मीराबेन, है ना। मीराबेन जो महात्मा गांधी द्वारा नाम था, वास्तविक नाम मैडलिन अस्लैम, मैडलिन अस्लैड था। ठीक है, महात्मा गांधी जो इंग्लैंड में जन्म था, इनका जो शिष्य किनके बने थे? मीराबेन का। ठीक है, और महात्मा जी का इनका द्वारा नाम दिया गया था मैडलिन बेन, और उनका यदि मीराबेन, लेकिन वास्तविक नाम था मैडलिन बेन। ठीक था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड 1888 में मुंबई से कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 ईस्वी में। मैंने प्रस्थान किए थे 1888 में कानून की जो पढ़ाई करने के लिए। गांधी जी कब गए थे? 1888 में, याद रखिएगा। मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से गए थे। लेकिन जब उनके पास डिग्री कब आया? 1891 में डिग्री आ गया था हाथ में, याद रखिएगा। 1891 में डिग्री हाथ में आ गया था। अब आते हैं हम लोग देखेंगे कि अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद रखिएगा। एक गुजरात का जो व्यापारी था अब्दुल्ला, इसी के मुकदमे के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1800, याद रखिएगा, नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे गांधी जी 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में भी एक नटाल कांग्रेस का स्थापना किया, को 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू बोअर पदक 1899 में इनको मिला। जुल्लू और बोअर नामक का एक पदक मिला जो 1899 में मिला। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को 9 जनवरी 1915 को मिला। इसी दिन से प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। बार बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, आपको दिमाग में सेट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट बार के लिए। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार 1901 में शामिल हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन में। गांधी जी, याद रखिएगा। पूछेगा कि गांधी जी किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। ठीक है, डरबन पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फौर की स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे।
गांधी जी 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर की स्थापना कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जगह का नाम है डरबन। दक्षिण अफ्रीका की जगह का नाम है डरबन। ठीक है दोस्तों। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पूछता है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहा था कैंसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध जिस समय हुआ था 1914 ईस्वी में, उस समय इनको कैंसर हिंद किससे संबोधित किया गया था? भर्ती कराने वाला सर्जेंट इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता है? भर्ती कराने वाला सर्जेंट इनको कहा जाता था प्रथम विश्व युद्ध के समय। क्योंकि अंग्रेज़ों को जो मांग था उस समय दोस्तों, याद रखें, अंग्रेज़ों को उस समय पूरी तरह से अपने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन झोंके हुए था और भारत से वो चाह रहा था कि यहाँ से जितना ज़्यादा सैनिक ले जाएं। लेकिन गांधी जी को आश्वासन दे दिया था कि आप हमें सैनिक दीजिए, हम आपको आज़ाद कराने का वचन देते हैं। लेकिन ये उल्टा इसका परिणाम उल्टा हुआ। ठीक है। भंगी शिरोमणि इन्हीं को का दक्षिण अफ्रीका के प्रवास जब गए थे उस समय इनको भंगी शिरोमणि कहा जाता था। भंगी शिरोमणि। कूली बैरिस्टर भी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट इसको कहा था कि कूली बैरिस्टर है, ये कौन है? कूली बैरिस्टर है, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट कहा था। करमवीर, दक्षिण अफ्रीका में इनको करमवीर की सहयोगी लोग कहा था। ये करमवीर है, ये अपने आप में अडिग रहने वाले आदमी हैं। ठीक है। इनको एक और नाम कहा था, याद रखिएगा, सेवाग्राम का संत है ना, आश्रम में अतिथि द्वारा कहा गया था। जब आश्रम की स्थापना किए थे उस समय उनके द्वारा अतिथि जो आए थे उस समय सेवाग्राम का संत कहा जाता था। लेकिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहते कि नहीं, आधुनिक युग के अजात शत्रु हैं, आधुनिक युग का है ना संत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो अब आते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बार बार देखेंगे इसको और बार बार पढ़ेंगे दोस्तों, तब आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। जेल में जीवन का प्रथम अनुभव इनको 1908 में हुआ था। जेल में कैसा जीवन होता है, गांधी जी को इस सबसे अनभिज्ञ थे, लेकिन प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में हुआ था इनको। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में किए थे, याद रखेगा। याद रखिएगा दोस्तों कि टॉल्स्टॉय का जो स्थापना किए थे, फर्म का स्थापना 1910 में किए थे। कहाँ? जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में। याद रखिए जेल से जीवन का अनुभव कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। इस सब क्वेश्चन को आप डायरी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएगा, धड़ाक से जवाब दीजिएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छा क्वेश्चन मिल पाएगा। तो महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को हम प्रवाते, इसी दिन से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए यहाँ क्वेश्चन एक, प्रवासी दिवस 9 जनवरी से मनाया जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1915 ईस्वी में किए थे, है ना। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में हुआ था वो गांधी जी का, और उस समय वो प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता उन्होंने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देखेंगे, बने रहना चैनल पर। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष की उम्र था। जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो उस समय उनका सक्रियता 21 वर्ष की अवधि थी। आत्मकथा उन्होंने लिखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, कब लिखे थे? 1925 ईस्वी में। ये 21 वर्ष मैंने बची उम्र नहीं था दोस्तों, सॉरी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता जो निभाए थे 21 वर्ष तक वहाँ रहे थे लमसम। ठीक है, 21 वर्ष तक वहाँ मैंने व्यतीत किए थे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी का है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। 1925 ईस्वी में सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय खादी बोर्ड का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। कब? याद रखिएगा, अखिल भारतीय खादी बोर्ड का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना 23 सितंबर 1925 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। प्रथम पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये कितना बार पूछा गया इसका कोई पता नहीं है। आत्मकथा, इंडिया माई ड्रीम, अनासक्त युग, हिंद स्वराज 1909 में, गीता है ना, गीता माता, सत्य महाव्रत, गांधी जी की वास्तविक दर्शन, पश्चिमी सभ्यता का विरोध था। गांधी जी सबसे पहले इन्होंने पश्चिमी सभ्यता में जो सभ्यता तक का विकास हुआ था वहाँ पे, उसका इन्होंने भरपूर विरोध किया था, क्योंकि अगर वो सभ्यता आ जाएगा हमारे भारत में तो समझ लीजिए कि भारत के कल्चरों को या भारत की सभ्यता को विनाश कर देगा और आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएगा, इनका वास्तविक सोच था। अब आते हैं दोस्तों प्रमुख समाचार पत्र कौन था? द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 ईस्वी में राजकोट में इन्होंने चलाए थे। इंडियन ओपिनियन चलाए थे 1903 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। पूछेगा इंडियन ओपिनियन कहाँ चला था? तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में चला था। एक चला था यंग इंडिया 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। हरिजन 1932 ईस्वी में इनका समाचार पत्र था, याद रखिएगा यहाँ से। द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 के राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में चला था, ये दक्षिण अफ्रीका में चला था, ठीक है। यंग इंडिया 1919 में इन्होंने शुरू किया था, हरिजन 1932 में। अब इनको उपाधियां देखेंगे, कौन कौन सा उपाधि कौन कौन दिए हैं, ये भी कहा जाता है। जिसे मंगल बाबा है ना, कवालियो द्वारा दिया गया था। जो कवालियो गाता था उसके द्वारा मंगल बाबा कहा जाता था। कवालियो के द्वारा कौन कहा जाता था? इनको मंगल बाबा कहने का काम किया। CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बापू, याद रखिएगा। बापू कौन कहा था? CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इनको कहा था बापू। कुछ कहा था बापू, याद रखिएगा। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? याद रखिएगा दोस्तों, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, यही देशद्रोही फकीर है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको कहा था कि भिखारियों का राजा है। कौन कहा था? ये भिखारियों का राजा है। राष्ट्रपति ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था राष्ट्रपिता हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कहा था विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। विंस्टन चर्चिल जो था अर्धनग्न फकीर कहा था। किनको? महात्मा गांधी को कहा था, क्योंकि ये आधा वस्त्र पहनते थे और आधा वस्त्र आधा शरीर को उघाड़े रखते थे, है ना, पहन भी नहीं करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, याद रखिएगा। पूछेगा वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लेकिन हमारे देश के जो महात्मा कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जो एक गाना लिखे थे, आपको याद होगा, है ना। अब आते हैं गांधी जी का उदय कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे समझेंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है दोस्तों। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के नए दौर से महानतम नेता थे। ये हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे। इनकी आवाज़ों पर लाखों लोग उमड़ पड़ते थे। इनकी आवाज़ों में जादू था दोस्तों, इसका मतलब। भारतीय राजनीतिक में इनका पर्दापण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इनका राजनीतिक और जोरों तोरों से चलना शुरुआत किया था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। आधुनिक भारत में इस महानतम नेता भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष में लगभग 30 वर्ष का नेतृत्व किया। लगभग कितना वर्ष? 30 वर्ष इन्होंने नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वो एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये भी याद रखिएगा, ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जब अपना पढ़ाई इंग्लैंड में किए और एक अध्ययन के रूप में एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्योंकि वहाँ 21 वर्ष तक रहे थे, याद रखिएगा, है ना। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने भारतीय पर होने वाले गोरे शासक के अत्याचारों को विरोध किए थे। उस समय भारतीयों पर होने वाले दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था, एक गोरे एक काले था, उन्हें विभेद पूरा चलता था, और विभेद के कारण वहाँ पे एक दूसरे को
काला देखता था उसको सताया करता था। तो इसी के चलते वो गांधी जी बहुत संघर्ष किए थे। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे और दमन के विरुद्ध संघर्ष किए थे। किसके विरुद्ध? दमन के विरुद्ध संघर्ष किए थे। 1915 में जब लौटे थे 9 जनवरी 1915, उसी दिन से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण के बिहार से की थी, जो गरीब किसानों के निलहो। उन्होंने आरंभिक संघर्ष जो किया था चंपारण, यहाँ से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में की थी, जहाँ गरीब किसानों के नील हो, जमींदारों के अत्याचार मुक्त कराने, यानी नील का जो खेती होता था दोस्तों, उस समय याद रखिएगा 1 बीघा अगर 20 कट्ठा लगता था, उसमें 3 कट्ठा नील की खेती लगाना अनिवार्य था, क्योंकि अगर नील का खेती लग जाता था तो धीरे धीरे खेती क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था और उससे किसान बहुत परेशान होता था और दयनीय स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि वो आर्थिक तंगी से जूझता रहता था और उससे ज़्यादा टैक्स भरना ही पड़ता था दोस्तों। ठीक है, तो गांधी जी ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। अब आते हैं गांधी जी के आश्रम, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। महात्मा गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण आश्रम कौन कौन है देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिनिक्स फोरम की स्थापना डरबन में किए थे, याद रखिएगा, पहले हम बता चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में कब? 1904 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय जोहान्सबर्ग में पड़ता है ना, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। टॉल्स्टॉय का स्थापना किए थे जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका 1910 में किए थे। कब? 1910 में। साबरमती का आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 में हुआ था। सत्याग्रह कोचरबा अहमदाबाद में पड़ता, 1915 में किए थे। अनासक्ति आश्रम कौसौनी उत्तराखंड में पड़ता है, 1915 में किए थे, 1929 में किए थे, सॉरी दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सेवाग्राम कहाँ हुआ था? वर्धा में हुआ था। ये वर्धा कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में पड़ता, याद रखिएगा। ये 1936 में महात्मा गांधी आश्रम स्थापित किए थे, याद रखिएगा। पूछता है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको है, सभी तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ये भी विषय उससे ज़्यादा विषय है ना। तो बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का एक नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल। आगरा पर गांधी जी चंपारण पहुँचे थे, किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर पहुँचे थे। वहाँ के किसानों के द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु किए गए 3 कठिया प्रथा, पहले भी चर्चा कर चुके थे। कुल भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती बाध्यता कर दिया गया था, बाध्य कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बाध्य कर दिया गया था। इस रस थे वहाँ उन्होंने चंपारण छोड़ जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने उसको नहीं माना, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। 3/20 यानी 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती बाध्य था, लेकिन उन्होंने चंपारण छोड़ जाने का आदेश दिया और परंतु गांधी ने उसको नहीं माना, गांधी जी को ही कहा था। ठीक है, उन्होंने नीलों के अत्याचारों की जांच के लिए और अंत करने के लिए सरकार के विवश कर दिया। नील्हो के मतलब है कि जो नील का खेती करता था उसी को नील्हो कहा जाता था, माने उससे क्या होता था, बंजर हो जाता, खेती था हो जाता था, है ना। और गांधी जी वहाँ पे क्या कर दिया कि अंग्रेजों को विवश कर दिया, अंग्रेजों को विवश कर दिया। अब आते हैं 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात खेरा किसानों को नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। कपड़ा मिल मजदूर, उस समय वो अहमदाबाद में क्या हो रहा था ना, अहमदाबाद में क्या हो रहा था कि मजदूरों को मजदूरी बहुत कम मिल रहा था और खटनी ज़्यादा हो रहा था, तो उससे मिल के जितने मजदूर हैं वो बहुत परेशान हो रहा था दोस्तों। और बहुत परेशान होने के कारण परेशानी में मजदूर लोग आंदोलन शुरू कर दिया। उस समय वहाँ गांधी जी थे और उसको अपने आड़ में ले लिए थे गांधी जी। तो कपड़ा मिल मजदूरों को गुजरात खेरा किसानों का नेतृत्व किया था कौन? 1918 में गांधी जी ने। अहमदाबाद के मिल मजदूरों वर्तमान में वृद्धि मांग कर रहे थे तथा खेरा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। उस समय मिल मजदूर जो थे अपने वेतन उसको बहुत कम मिल रहा था, लेकिन खटनी ज़्यादा हो रहा था, काम ज़्यादा ले रहा था, तो सोच रहा था कि क्यों न वेतन में वृद्धि हो जाए, और हमारे गांधी जी सहयोग उसमें किया था। और खेरा का किसान था उस समय राजकोट यदि अहमदाबाद में, वो क्या हो रहा था कि फसल बर्बाद हो गया था, लेकिन अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ते जा रहा था, मजदूरी मांगते ही जा रहा था, है ना, मालगुजारी जो बोलता है। इस आंदोलन का कुशल नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा भारतीय जनता का सर्वोच्च नेता गांधी जी द्वारा किया गया था।
गांधी ने जनता के निर्भयता की भावना पैदा की तथा जेल, लाठा और गोली सहित सभी प्रकार के दमन को सहने की इच्छा शक्ति उनमें जागृत था। गांधी जी के अंदर बहुत इच्छा शक्ति मजबूत था दोस्तों। उन्होंने अंग्रेजों को छक के छुड़ा दिए थे। वो सोचते थे कि जैसे तुम आओ मैं बहुत से तैयार हूँ, चाहे गोली खाऊं, चाहे जेल जाऊं, चाहे लाठी खाऊं, किसी भी तरह से वो उन्होंने तैयार था। उनके नेतृत्व में लोगों ने कानून को खुलेआम अवहेलना की और कचहरिया दफ्तरों के बहिष्कार किया। गांधी जी के नेतृत्व में साहस मिला वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनता लोगों को, और कचहरिया जो होता था और दफ्तर यानी ऑफिस और कोर्ट कचहरी का जी सब खुलेआम उनके सहयोग पर बहिष्कार करने का काम किया। भरपूर सपोर्ट उनको मिला। लोगों ने करों की अदायगी नहीं की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए और कारोबार नष्ट कर दिया। विदेशी माल बेचने वाली दुकानों के सामने धरना दे दिया। जो विदेशी माल बेचता था दोस्त को उसके सामने क्या कर दिया, धरना दे दिया। शांतिपूर्ण कारोबार नष्ट कर दिया। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए समाज सुधारक में रचनात्मक कार्य और रचनात्मक गतिविधि राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने का योगदान दिया। देखिए इनका जो कार्य था दोस्तों, याद रखिएगा, समाज सुधार यानी रचनात्मक, इनकी कार्य हमेशा पॉजिटिव की ओर जाता था और राष्ट्रीय आंदोलन या जन आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हर जगह जाते थे, पर्चा पर्चा लहरा देते थे, इनका था। अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा का विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। जो उस समय छुआछूत जो होता था कि हम तुमको छूने से हम अपवित्र हो गए, उसके बारे में इन्होंने भरपूर लड़ाई की, भरपूर लड़ाई किया। जोरदार तरीके से इन्होंने इसके संघर्ष को विरोध किया। उन दिनों लाखों निम्न जातियाँ भारतीय अपमान का निकृष्ट जीवन जी रहे थे। देखिए यहाँ पे देखिए, लाखों निम्न जाति है ना, जाति कोई तो ऊपर से आता नहीं दोस्तों, यहाँ तो बना दिया है ना। तो याद रखिएगा, जाति कोई होता नहीं है, जाति दो है, स्त्री और पुरुष, याद रखिएगा। क्योंकि उन जातियों के लोग उन्हें अछूत समझते थे और गांधी जी एक महान योगदान है, उन्होंने इस बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष किया। इसलिए तथाकथित अछूत हरिजन थे। अछूत क्या का माने, हरिजन, अछूत हरिजन थे। उनके आश्रम में गांधी जी और उनके अनुयायी गंदगी साफ करने जैसे अनेक ऐसे काम करते थे, ठीक है, जिन्हें उच्च जाति के हिंदू अछूतों का काम समझते थे। उच्च जाति के लोग क्या करता था, उसको अछूत का काम समझता था। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैंने गंदगी कौन साफ करेगा, अछूत लोग काम करेगा साफ, और उच्च जाति के लोग ऐश करेगा। वाह मज़ा आ गया, क्या कहना। अब आगे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, है ना। गांधी जी ने गांव के लोगों की हालत सुधारने के लिए प्रयत्न किया, यानी गांव की हालत बहुत बुरी था दोस्तों, इसलिए हालत सुधारने का प्रयत्न किया। उनका मत था जब तक गांव रहने वाले लगभग 80% जनता जीवन स्तर सुधार नहीं होगा तब तक भारत का प्रगति नहीं होगा। उनका कहना था कि अगर गांव में जो भी व्यक्ति रहता है उसका 80% लोग अगर सुधार नहीं हो पाता तब तक भारत की प्रगति होने वाला नहीं है, भारत की प्रगति होने वाला नहीं है, ठीक है। उन्होंने गांव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया, तो गाँव खादी प्रचार किए ताकि आत्मनिर्भर और इकाई बन सके, ठीक है। प्रत्येक कांग्रेसी के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया। मैंने जो कांग्रेस के नेता थे उसको कह दिए थे कि खादी का कपड़ा पहनना अनिवार्य। खादी बनता था इंडिया में और उसको बनाने वाले भारतीय मजदूर थे। चरखा ग्राम उद्योग के महत्व का प्रतीक बन गया, जिससे चरखा कांग्रेस के झंडे अंग बन गया। याद रखिएगा, चरखा से बनता था खादी कपड़ा और चरखा गांव गांव में जाकर के प्रतीक बन गया उसी से, है ना, और कांग्रेस का एक झंडा का काम कर गया अभी, ठीक है। अब आगे आता है दोस्तों, गांधी जी का विश्व बंधुत्व प्रचार किया, क्योंकि हिंदू मुसलमान का एकता समर्थक थे। गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में कोई नहीं होता है, कोई मजहब नहीं है, वो एक है, सब आदमी है ना। उन्होंने एकता विश्व बंधुत्व का प्रचार किया और हिंदू मुसलमान को एक करने का हमेशा प्रयत्न किया, हिंदू मुसलमान को एक करने का हमेशा प्रयत्न किया। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश की नीतियाँ क्या क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी के विचार से संबंधित है, ठीक है। भारतीय नेताओं का विश्वास था कि विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत
उसको वापस मिल जाएगा, इसलिए गांधी जी को सर्जेंट कहा जाता था। याद रखिएगा, हम बताए थे क्वेश्चन, है ना, बताए थे आपको कि गांधी जी अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि यहाँ से सैनिक दीजिए, हम आपको अंत समय में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1919 में भारत सरकार के कानून बनाकर शासन पद्धति में कुछ परिवर्तन किए। इन परिवर्तन के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और राज्यसभा बनाए गए। याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में, कब 1919 ईस्वी में, है ना, 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वो लाया गया इसलिए कि भारत में एक कानून बनाकर शासन पद्धति कुछ परिवर्तन किया। जो शासन चला रहा था उसमें कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया और बनाया गया विधान परिषद और राज्यसभा। क्या बनाया गया? विधान परिषद और राज्यसभा बनाया गया। ठीक है। इन दोनों सदनों में निर्वाचन सदस्य का बहुमत था और परंतु इन दोनों केंद्रीय सदनों के अधिकारी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। माने केंद्रीय सदनों के अधिकारी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन निर्वाचित सदस्य का बहुमत था, जो निर्वाचित से ज़्यादा उसका बहुमत था इसमें। ठीक है। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो मंत्रियों की तरह थे, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य होते थे मंत्रियों की तरह थे, लेकिन ये मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे उस समय। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया जिसमें निर्वाचित सदस्य बहुमत था। प्रांतों में चलाई गई दोहरी सरकार की व्यवस्था, इन्हें व्यापक अधिकार दिए गए। यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था का इसमें व्यापक अधिकार दिए गए। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य, याद रखिएगा, शिक्षा जैसे कुछ विभाग ऐसे मंत्रियों को सौंपे गए जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। याद रखिएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया दोस्तों। उस समय वो ऐसे मंत्रियों को सौंपा गया जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे उस समय। वित्त, पुलिस जैसे ज़्यादा महल के विभाग गवर्नर नियंत्रण में रहे। मंत्री गवर्नर जनरल प्रांत के किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। मंत्री अगर लिख के दे दिया, लेकिन गवर्नर क्या करता था, अगर उसको पसंद आया तो ठीक है, ना पसंद आया तो उसका क्या करता था, अस्वीकार करने का काम करता था। सभी महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास था। याद रखिएगा, समझ रहे हैं बात को। जो महत्वपूर्ण अधिकार था गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी जो सदस्य थे उसके पास होते हैं। ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। और किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी, ना कि भारतीय जनता के प्रति उस समय, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासनकाल चल रहा था दोस्तों, है ना। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों ने स्वराज प्राप्ति की जो उम्मीद थी, उपयुक्त परिवर्तन निराशा बदल गई। हम बताए थे ना कि गांधी जी को आश्वासन दिया गया था कि यहाँ से आप अंग्रेज दीजिए, अधिक सैनिक दीजिए, हम आपको देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकला था दोस्तों। विश्व युद्ध जैसी समाप्ति हुआ था और लोगों ने स्वराज प्राप्ति को जो उम्मीद था वो परिवर्तन का निराशा में बदल गया, निराशा में बदल गया। संपूर्ण देश व्यापक असंतोष फैल गया और दमन के लिए सरकार के नए तरीके अपनाए। समझिए, लगा कि वही तो हमारे साथ बहुत विश्वासघात किया अंग्रेज, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से असंतोष की भावना हमारे भारतीय जनता में बहुत फैल गया दोस्तों। और फैलने के कारण, समझ रहे हैं, सरकार को सिखाने के लिए अनेक रचनात्मक क्रांतिकारी आंदोलन यानी दमन के लिए सरकार नए नए तरीके अपनाना चालू कर दिए, क्योंकि जनता में उस समय असंतोष था, है ना। अब गांधी जी की आंदोलन का और सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन आंदोलन था इनका। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। 1917 में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था जो चंपारण से चला था। तो 3/20 भाग अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह 3 कट्ठा पद्धति की शुरुआत हुआ। 3/20 का मतलब होता है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा, जिसमें 3 कट्ठा नील का खेती लगेगा और 17 कट्ठा वहाँ का उपज लगेगा। नील का खेती क्या होता था कि धीरे धीरे से खेती को बंजर करने का काम करता था। ठीक है,
अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन 1918 में किए थे। महात्मा गांधी द्वारा भारत का प्रथम भूख हड़ताल शुरू किया गया था। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर पढ़े हम लोग खेरा का 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का अभिव्यक्त हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति कहा जाता था। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन का एक स्वरूप लिया था दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उपनाम है ना, दिल्ली चलो आंदोलन का नारा उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांतिकारी 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत में क्रांतिकारी का प्रभाव समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1917 में सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाया। अब देखिए, भारत के जितने क्रांतिकारी था उसको दमन करने के लिए 1917 में सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाया था। क्या बनाया था? समिति बनाने का काम किया था। रॉलेट एक्ट सिडनी कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। कौन सा कमेटी? सेडिसन कमेटी के आधार पर आधारित था। सेडिसन कमेटी पर रॉलेट एक्ट आधारित था दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए और इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार कानून की आवश्यकता है। उस समय भारतीय में असंतोष का जो जनक था और उसी को दबाने के लिए अंग्रेज ने भिन्न भिन्न प्रकार के कानून बनाने का प्रस्ताव किया, जिसमें रॉलेट एक्ट भी था, ठीक है। प्रतिबंध लगाने का काम भी पूरा। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण था कि भारत रक्षा कानून की अवधि को समाप्ति होने वाली थी, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा, समझिएगा, बात को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुति समिति द्वारा गए सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में 1919 में 2 विधेयक लाए गए। 1918 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसी के सुझाव पर केंद्रीय विधानमंडल में, याद रखिएगा, 1919 में 2 विधेयक लाया गया। एक विधेयक तो वापस ले लिया गया और परंतु दूसरा क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम रॉलेट एक्ट कहा गया। 2 विधेयक लाया था जरूर, लेकिन एक विधेयक को वापस ले लिया अंग्रेज और दूसरा विधेयक को वो क्रांतिकारी और अराजकता अपराध अधिनियम कहा जाने वाला था, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। 18 मार्च 1919 को ये क्या कर दिया, इस अवधि 3 वर्ष रखा गया और इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। कितना वर्ष? 3 वर्ष रखा गया और इसको काला कानून के नाम से जाना जाता था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, याद रखेगा, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील था, बिना अपील था और बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा, आतंकवाद अधिनियम के नाम से या काला अधिनियम या काला कानून के नाम से जाना था। इसकी अवधि कितना साल? 3 साल रखने का काम किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफा में कहा था कि जो सरकार शांति काल में इसे कानून स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है। कौन कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, इस तरह के अगर कानून जो सरकार स्वीकार कर लेता है तो वो समझ लो कि वो सरकार नहीं, वो अपना अधिकार खोने का प्रमाण देता है। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल देने का अधिकार दिया गया। अगर रोड पर चल रहा है व्यक्ति, अगर शक हो गया तो उसको भी अपने अंडर में कानून लेकर के इस कानून के तहत उसको सजा दे दिया जाता था। ऐसा कानून था। गांधी जी पहले ही सत्याग्रह सभा की स्थापना कर चुके थे, अब उन्हें देशव्यापी विरोध करने के लिए कहा गया। सत्याग्रह सभा का स्थापना गांधी जी ने कर चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब पूरे देशव्यापी विद्रोह करने का प्रस्ताव पारित किया। संपूर्ण देश 6 अप्रैल 1919 को दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस के रूप में मनाया गया।
देश भर में प्रदर्शन हड़ताल हुई, सारे देश व्यापार गति धीमी पड़ गई। भारतीय की जनता एकजुट होकर ऐसा व्यापार विरोध कभी नहीं किया गया था। बहुत भारी पैमाना पर विरोध शुरू हो गया था दोस्तों। भारत सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू कर दिया और कई जगहों पर लाठी और गोली सहारा लिया गया। सरकार क्या कर दिया कि देखा कि तो हवा हमारे बस की चलने वाला नहीं है, तो इन्होंने पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दिया और बर्बरतापूर्वक दमन शुरू करने का काम कर दिया। कई जगह लाठी और गोली का सहारा भी लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग आज देखते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आता है। 10 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। याद रखिए, जालियांवाला बाग उस समय एक राष्ट्रीय सभा चल रहा था और सभा एक पतली गली के माध्यम से एक मैदान में जाता था और चारों बगल से घिरा हुआ था, उसमें एक कुआं हुआ था। ठीक है, तो उसमें सभा चल रहा था, लेकिन कोई ना कोई जाकर के कह दिया। उस समय पहले था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को इसकी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक जनसभा हुई। तो समझने का प्रयास करें यहाँ पे क्या हुआ था कि गांधी जी यदि अंग्रेज ने सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और इसी को लेकर के राष्ट्रपति ने पूरा विरोध होना चालू कर दिया। और विरोध होना जब चालू कर दिया गया तो जालियांवाला बाग एक जनसभा, माने जालियांवाला बाग जो था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। बीच में लगता कि साइड में एक कुआं था और कुआं भी था उसमें, और एक पतली सा गली था और उस गली में लोगों को एकजुट करने का आह्वान किया और उसका गिरफ्तारी का विरोध करने का प्रस्ताव किया। तो जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित एक छोटा सा पार्क है जो तीनों ओर ऊंची दीवार से घिरा हुआ, जो केवल एक छोटी गली पार्क जाने का रास्ता था। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन सा विद्रोह हुआ है ना, इसके बारे में, और उसका डिटेल भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखिए 1931 में जम्मू कश्मीर में, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान 1922 में, है ना। बम्बई में सिंध अलग करने के लिए मुस्लिम लीग 1923-26 में, है ना। अलीगढ़ 1920 में आंदोलन हुआ था। इसी तरह से लखनऊ प्रथम खिलाफत आंदोलन 1911 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में भी हुआ था। ठीक है, चंपारण के विरुद्ध अभियान जो हुआ था बिहार में। ठीक है, कामरूप पड़ता असम में पड़ता है, कामरूप कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे गुलबर्गा कहाँ पड़ता है, 1924 में यहाँ भी हुआ था। सतारा, रायगढ़, ये सारा जगह, धारवाड़ कर्नाटक में पड़ता है, कोयम्बटूर में भी हुआ है, मद्रास में भी। ठीक है, बाल गंगाधर द्वारा शिवाजी महोत्सव संपूर्ण महाराष्ट्र में 1896 में शुरू किया गया था। नुआखोली टिपोरा में गांधी जी द्वारा सौहार्द स्थापना कब किया था, 1900 देखिएगा यहाँ पे किया गया था 46 में, है ना, 46 और 47 के आसपास किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेट ऑफ इंडिया का स्थापना 1905 में, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना भी किए थे। कहाँ, यह देखिए रायगढ़ सतारा में। तो हर जगह विरोध हो रहा था, लाहौर सत्याग्रह, ठीक है, डांडी यात्रा अहमदाबाद में। ठीक है, इस तरह से हर जगह विरोध उनका हो रहा था, किसका, अंग्रेज को। खिलाफत आंदोलन के समर्थक में मोपला विद्रोह 1921-22 में हुआ था। पूछता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 और 22 में हुआ था। दक्षिण भारत में मद्यपान निषेध व्यापक धरना हुआ था यहाँ भी। ठीक है, एनी बेसिन की स्थापना, होम रूल की स्थापना मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे चीज हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम प्रमुख घटनाएं हम लोग देखेंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आने वाली परीक्षाओं में इसको 1 बार 2 बार 3 बार और कॉपी कलम लिख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग आते हैं प्रमुख घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1885 में 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आंदोलन का विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का स्थापना बना था। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और राजधानी दिल्ली अंचलाधित कर दिया गया था।
1909 में हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था 1909 में। 1929 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विधानमंडल शक्तियों का निर्वाचन हुआ था 1935 में, याद रखिएगा। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का निर्माण किया गया था 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता समझौता और भारतीय कैबिनेट का असफलता 1942 में और 46 में हुआ था। कैबिनेट मिशन की असफलता 1946 में और भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौता 1942 में। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कि शांतिपूर्ण ढंग से जो हो रहा था, है ना, जालियांवाला बाग, यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्ध माने बूढ़े लोग, स्त्रियां, बच्चे ने भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या 379 बताया गया। मरने वालों की संख्या कितना? 379 बताया गया। ठीक है, दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। डायर ने शासन के साथ कहा कि लोगों को सबक सिखाने के लिए कार्यवाही किया गया है। लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या किया गया? कार्यवाही किया गया है। घृणित कायर का प्रस्ताव नहीं था उस समय, उसे इसे घृणित कायर का प्रस्ताव हुआ। इंग्लैंड चला गया और कुछ अंग्रेज ने इसका सम्मान करने के लिए पैसा एकत्र किया। बताइए, मार भी दिया और सम्मान करने के लिए पैसा भी एकत्र करने का काम किया। क्या है ना। एक ब्रिटिश अखबार में इसे आधुनिक इतिहास का एक निहंसा हत्याकांड कहा गया। निरंस हत्याकांड कहा गया। हंटर कमीशन के रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। लिपापोती का संज्ञा दिया था। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांचने के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसमें मदन मोहन मालवीय मुख्य भूमिका में थे और उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और AR जयकर भी शामिल हुए। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओ डायर को हत्या कर दी, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में था। ठीक है, यही आदेश दिया था ना माइकल ओ डायर। 1940 में उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। 21 साल बाद भी ले लिया भारतीय, जान लीजिए, समझ लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसी समय यही जो आदेश दिया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय जनता का रोष बढ़ गया और जिससे सरकार के दमन की वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप लोगों को सड़क पर उतरने के मजबूर किया गया। अखबार बंद कर दिए गए तो उनके संपादक जेल डाल दिए गए, निर्वासित कर दिया गया। सोचिए कितना दमनकारी काम कर दिया था अंग्रेज। सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया था, अखबार बंद कर दिया गया था, उनके संपादक को जेल में, जो छापता था उनके संपादकों को जेल में डाल दिया जाता था। दमन का यह सब भयंकर दौर चला कि 1857 के विद्रोह को कुचल देने के पश्चात चलाया गया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको कुचल देने के पश्चात ये विद्रोह चलाया गया था। समझने का प्रयास किया गया, करिएगा, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को दी गई नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया? वापस कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिए थे, अंग्रेज दिया था नाइटहुड का उपाधि, और उसको क्या कर दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ले जाओ अपना नाइटहुड का उपाधि। अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। किसानों ने क्या लिया? बड़ी संख्या में भाग लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में दमनदीप के नेतृत्व का एक डंडा फौज अस्तित्व में आया, जो लाठियों और चिड़ियाघर बंदूकों को लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाने का पोस्टर चिपकाते थे।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में दमनदीप के नेतृत्व के डंडा फौज अस्तित्व में आया। डंडा फौज कहाँ का था वो था पंजाब में, याद रखिए। लाठियों और चिड़िया मारू बंदूकों से लैस होकर सड़क पर गश्त लगाते हुए पोस्टर चिपकाते थे। लाठी और बंदूक लेकर के और पोस्टर चिपकाने का काम करते थे डंडा फौज। अब आते खिलाफत आंदोलन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता। तुर्की के सुल्तान खलीफा मुस्लिम सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद प्राप्त था। ब्रिटेन द्वारा खलीफा प्रति किए जा रहे थे अन्याय विरोध में भारत के खिलाफ आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है तुर्की के सुल्तान जो था खलीफा मुस्लिम का जो सर्वोच्च पद होता था, धार्मिक नेताओं का पद होता था, ब्रिटेन द्वारा खलीफा प्रति किए जा रहे अन्याय, यानी ब्रिटेन सरकार उसको क्या कर दिया था, खलीफा के प्रति अन्याय कर रहा था और उसको भारी विरोध हो रहा था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ। अब आते हैं 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ठीक, अली बंधु को नाम से जाना जाता, जो नाम से प्रसिद्ध था, अब्दुल कलाम के नेतृत्व के खिलाफ आंदोलन चलाया। अब्दुल कलाम के एक खिलाफत आंदोलन था, उस नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन चलाने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसे गांधी भी शामिल थे। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना अली और शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी तीनों थे शामिल। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय का खिलाफत दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, यहाँ से पूछता क्वेश्चन, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को भारतीय द्वारा मनाया गया। ठीक है, 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए खिलाफत कमेटी का सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था, महात्मा गांधी। कौन के थे, महात्मा गांधी। इस आंदोलन का विरोध CR दास ने किया था। आंदोलन कोई न कोई तो एक विरोधी होता है, तो आंदोलन का विरोध CR दास ने किया था। उसका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर का था। किसको लेकर, विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद अपना जो एक पत्रिका छापते थे अल हिलाल, यही से क्वेश्चन आता है। इस आंदोलन का प्रचार किया था 1924 में, जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। उसने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। पूछेगा खलीफा पद को समाप्त कौन कर दिया, तब मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था। कहाँ, तो तुर्की में 1924 ईस्वी में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का मूल कारण था समाप्त हो गया, जाने के कारण आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, अब आते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाता है। 1920 में कांग्रेस कलकत्ता में अपने विशिष्ट अधिवेशन में, नागपुर में 1920 में अंत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन गांधी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की नई योजना स्वीकार की। ठीक है, 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में, नागपुर में 1920 के अंत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में गांधी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध एक नई योजना लाया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नागपुर जो अधिवेशन हुआ था ना, उसमें लगभग 15,000 प्रतिनिधि लोग शामिल हुए थे। कितना, 15,000 प्रतिनिधि लोग शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सर्वाधिक संशोधन किया गया। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। सभी नियोजित शांतिप्रिय साधनों में भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते और कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया। कांग्रेस का क्या बन गया था, संविधान का उद्देश्य। इस साधनों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष में असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था, असहयोग आंदोलन। 15,000 लोग मैंने उसमें शामिल किया गया। उस समय जो कांग्रेस का जो अपना एक कानून बनाया था, उसमें भी संशोधन करने का काम बन किया गया।
लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी का नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। याद रखेगा, कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा संस्थान को बहिष्कार कर दिया गया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आया और इसी आगमन पर क्या कर दिया, भारतीय लोगों ने हड़ताल शुरू कर दिया। आंदोलन का लक्ष्य था कि पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना, स्वराज प्राप्त करना इनका स्वभाव था। परिणाम में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जैसी पदवियों को त्यागने के साथ हुआ था। मैंने ब्रिटिश सरकार यहाँ के जो अच्छे अच्छे लोग थे उनको वो पदवी से सम्मानित करता था, उसको त्यागने का काम करता था। ये थे गांधी जी 1920 में अपनी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया। गांधी जी 1920 में कैंसर हिंद की उपाधि लौटा दिया, जिसके पश्चात विधान परिषद को बहिष्कार पर शुरुआत हो गया। जब परिषद की चुनाव हुआ तो अधिकांश लोग वोट डालने से मना कर दिया। विधान परिषद को जब चुनाव हुआ तो अधिकांश लोग क्या कर दिया, वोट डालने से मना कर दिया। अध्यापक और स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। अध्यापक और विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज को क्या कर दिया, छोड़ दिया। राष्ट्रवादी ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई संस्थाओं को स्थापित की गई। दिल्ली में जामिया मिलिया, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन, बार बार पूछता है। अब वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षा संस्थान स्थापित की। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। सारे देश में सार्वजनिक हड़ताल हुआ था उस समय। 1921 में वर्ष समाप्त होने के पहले 30,000 लोगों ने जेलों को बंद कर दिया गया था। 1921 आयोगों ने ही किया था और 30,000 लोगों को जेलों में बंद कर दिया था अंग्रेज। केरल के कुछ भागों में विद्रोह भड़क उठा। अधिकांशतः विद्रोह मोपला किसान से संबंधित थे। तक मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में, इसलिए मोपला विद्रोह हो गया, इसलिए इसे मोपला विद्रोह कहा गया। विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। 2000 से अधिक मोपला किसान मारे गए। समझ लीजिए, इतना बर्बरता से कुचलता था ना अंग्रेज कि कुछ कहीं के नहीं। 2000 से अधिक लोग मोपला किसान मारे गए। करीब 45,000 किसानों को बंदी बना लिया गया। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। अधिवेशन आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। तब असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था। अंतिम दौर शुरुआत नहीं, तब असहयोग आंदोलन का अंतिम दौर हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौरी चौरा कांड। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है। आप बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिए गए चेतावनी की समय सीमा पूरी होने के पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 के एक हिंसक घटित हुआ। चौरी चौरी कांड के नाम से चर्चित घटनाओं के पश्चात भीड़ ने पुलिस को 22 सिपाही विद्रोह का दमन करने का काम किया, अंदर जला दिया। 22 सिपाही थाने में अंदर ही जला दिया। चौरी चौरी घटना गांधी जी इतने हाथ हुए कि उन्होंने सिर्फ आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब आते हैं महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौला के कांग्रेस की कार्य समिति का एक बैठक बुलाई बारदौला में, जिसमें चौरी चौरी कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। कांग्रेस के लिए करोड़ों सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार करना, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, मादक या द्रव्य का निषेध करना, पंचायत समिति का गठन सम्मिलित किए गए थे। महात्मा गांधी 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के जज यूमफील्ड आंदोलन में मुकदमा चला दिया गया। 6 वर्ष की सजा हुई, परंतु 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण महात्मा गांधी को 6 वर्ष पूरे के पहले ही रिहा कर दिया था। जज बूमफील्ड था,
जो उसका अथी देने वाला था, कहाँ, अहमदाबाद में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुस्लिम लीग से संबंधित स्थापना। 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो को शिमला में मिला था। मुसलमानों का शिष्टमंडल जो था वायसराय उस समय था लॉर्ड मिंटो में से शिमला मिला था। कौन? आगा खां नेतृत्व मुसलमान आगा खां। 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की बैठक हो रही थी, तभी अधिवेशन ढाका से नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस समय नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क आगा खां, नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे। कब? 1906 में जब ढाका के मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की बैठक हुआ था, उसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को रूप में परिवर्तित इसको कर दिया गया। सभी अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा की गई थी। 1928 में आगा खां का मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे ज़्यादा अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा किया, लेकिन 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष। इस वर्ष अलीगढ़ अधिवेशन 40 सदस्य एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई थी, प्रांतीय शाखा स्थापित किया गया था। प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ था, द्वितीय हुआ था 1907 में कराची में हुआ था, और तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1906, 1907, 1908 ढाका, कराची और अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग के अमृत अधिवेशन 1908 में मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की, जिसे 1909 में मिल्टो सुधार अधिनियम प्रस्ताव पारित किया गया था। 1909 में सुधार बिल पृथक के स्वीकार कर लिया गया। द्विराष्ट्र के बीज बो दिया गया, द्विराष्ट्र का बीज यहाँ से बो दिया गया। उन्नीस सौ 12 में मुसलमानों लीग का राजनीतिक 1912 में जो था, तो मुसलमानों में एक नई 1912-13 में मुस्लिम लीग की राजनीतिक में एक नई बात देखी गई। लोग में यंग पार्टी के नए सदस्य तथा मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, मौलाना अब्दुल आज़ाद का उदय हुआ। उसे मुस्लिम लीग पार्टी में कौन कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, मौलाना अब्दुल आज़ाद, कलाम आज़ाद। इन्होंने मुस्लिम लीग की नीतियों को कांग्रेस की नीतियों को निकट ला दिया, और इन्हीं प्रभाव में वर्ष 1913 में लखनऊ अधिवेशन लीग स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया और लखनऊ पैक्ट की भूमिका तैयार किया गया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव में लखनऊ में उदारवादी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन की बैठक हुई। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक है ना, लखनऊ में उग्रवादी कांग्रेस का बैठक हुआ था 1916 में। अध्यक्षता अध्यक्षता जो था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस के पृथक निर्वाचन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस का एक भूल समझा गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे बहुत आपको क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मिलेगा। 2 बार 3 बार जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट